तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विज्ञान प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों के कुछ मोस्ट प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा मेरी आप याद रखेंगे कि सफलता एक चुनौती है, इसे हमेशा हर हाल में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उस कमी में सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक आपकी चुनौती है, इसे आपको हर हाल में स्वीकार करना होगा और उस सफलता रूपी चुनौती को स्वीकार करने के पश्चात आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा कड़ी लगन के साथ, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और जो भी कमी आपकी रह गई है, अपने कमियों को आप देखते जाइए और उन कमियों में सुधार करते जाइए। निश्चित तौर पर आपको सफलता रूपी सीढ़ी आपको चढ़ने को जरूर मिलेगी। देखिए यह बच्चों, मैं सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए मां वीणावादिनी से यह प्रार्थना करूंगा कि आप सबको मां वीणावादिनी सन्मार्ग पर प्रेरित करें और हमेशा आप लोगों को नेक और अच्छाई के रास्ते पर अग्रसर करें। और दूसरी चीज कि ये जो वीडियो से संबंधित आपकी जो राय है वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक राय अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो से रिलेटेड जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो से आपको कोई सहायता मिली या नहीं मिली। सबसे पहले इस सेशन का पहला सवाल है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सही विकल्प को आपको क्या करना है, चूज करना है। सही विकल्प आपको दिया रहेगा, एक सही उसमें रहेगा और इन 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। आइए देखते हैं इस सेशन का सवाल नंबर 1 कहता है कि हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। किसकी बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है किसकी, हमारे शरीर की। और हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर किसका शरीर है, मनुष्य का शरीर है। किसका शरीर है, मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य के शरीर में हमने आपको बताया है कि हमेशा क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है और बाकी जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु या जो वनस्पतियां हैं उनमें आपका जो विभाजन होता है उनमें आपका एक लिंगी असूत्री या समसूत्री विभाजन उनके अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका अ हो जाएगा। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अगले क्रम में इसका जो दूसरा पार्ट है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि मादा जनन तंत्र क्या होते हैं, तो मादा के वह भाग, मादा के अंगों का वह भाग जो कि उसके जनन में, जो कि उसके प्रजनन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मादा जनन तंत्र कहलाते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए, अगर हम अंडाशय को देखें तो ओवरी जो होती है मादा के अंदर, फीमेल के अंदर होती ही है, गर्भाशय होता ही है। शुक्रवाहिका क्या होती है कि जैसे जो मनुष्य का जो ये टेस्टिस होता है, जिसे हम टेस्टिस जो शरीर के बाहर होता है, और टेस्टिस से जो स्पर्म जाता है, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस से जिस नस के द्वारा जिसे वैस नस कहते हैं, तो जिस नस के द्वारा स्पर्म बाहर निकाला जाता है उस नस को हम क्या कहते हैं, उस नस को हम कहते हैं शुक्रवाहिका। तो ये जो आपकी शुक्रवाहिका है, इसमें आपका क्या पूछा है कि कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जो शुक्रवाहिका है आपकी ना, यह तो आपके नर के अंदर पाई जाती है, मादा के अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा निगेटिव ऑप्शन नंबर श। अब अगले क्रम में तीसरा पार्ट इसका देखें तो तीसरा पार्ट कहता है कि लैंगिक प्रजनन से क्या होता है। तो हमने आपको बताया है कि लैंगिक प्रजनन जब होता है ना, तो उसमें विभिन्नता बढ़ती है। कैसे, क्योंकि देखिए उसमें मेल और फीमेल दोनों लोग भाग लेते हैं, तो उसके अंदर मेल के भी गुण आएंगे और फीमेल के भी गुण आएंगे, यानी कि इसके बालक के पिता के भी गुण आएंगे और बालक के माता के भी गुण आएंगे। तब जाकर के ये जो बालक बनेगा उसमें दोनों के गुण, माता और पिता दोनों के गुण विद्यमान होंगे। इसलिए उसमें क्या होगी, विविधताएं बढ़ेंगी, उसके गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि माता के भी गुण और पिता के भी गुण दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और दूसरा कह रहा है कि नर व मादा जनन कोशिका
के निषेचन द्वारा युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि नर का एक स्पर्म और मादा के ओवम के फलस्वरूप अब मिलन के फलस्वरूप क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं युग्मनज। तो इसका दोनों विकल्प बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा विकल्प में कभी भी ये मत समझिएगा कि हाँ देखिए आपकी हाँ विभिन्नताएं बढ़ती हैं, तो बिल्कुल विभिन्नताएं बढ़ती हैं, आपको ये कंफर्म है, एकदम याद है कि हाँ विभिन्नताएं बढ़ती हैं लैंगिक प्रजनन से, तो आप बिल्कुल अविकल्प मारे तहां आ गए। सबसे पहले आपका रूल, आपका नियम यही कहता है कि आप पहले चारों विकल्पों को पढ़िए। अब देखिए इसमें दोनों विकल्प सही थे और ऑप्शन नंबर दोनों विकल्प सही थे, लेकिन ना तो आप इसे सही कर सकते हैं और ना ही आप इसे सही करते हैं। सही कौन आपका हो गया, ऑप्शन नंबर द। तो इसलिए आप अच्छे से विकल्प को जरूर एक बार पढ़ें। अब तो अगले क्रम में आपका चौथा पार्ट है, कहता है अंडवाहिनी को काटने को हम क्या कहते हैं। तो देखिए अंडवाहिनी की मैं अगर संरचना बनाऊं तो अंडवाहिनी की संरचना कुछ आपकी इस प्रकार से बन जाएगी। अंडवाहिनी यानी कि जो इस मादा के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, यह देखिए थोड़ा सा मैं बनाया हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा बस। यहाँ पे देखिए ये मादा का क्या होता है, अंडाणु होता है, यहाँ पे क्या होता है अंडाणु, और ये जो पतली सी ट्यूब है, ये जो पतली सी ट्यूब है बीच में, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, जिसकी हिंदी आपकी होती है क्या, अंडवाहिनी। अब इस अंडवाहिनी को जब हम काट देते हैं, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है फीमेल का, तो इस अंडवाहिनी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इस अंडवाहिनी को काट देता है। अब इसको काटने से ये होता है कि यहाँ पे जो अंडाणु जो परिपक्व होता है, ओवम जो ओवरीज जो परिपक्व होता है, वह फर्टिलाइजेशन में निषेचन में भाग नहीं ले पाता, वह निषेचन नहीं कर पाता है। तो इसको अंडवाहिनी को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब को काट देना क्या कहलाएगा, आपका ट्यूबेकोटॉमी कहलाएगा। ट्यूब को काट देना आपका क्या कहलाएगा, ट्यूबेकोटॉमी। अगर बात करता जैसे जो पुरुष का जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की जो नस होती है, वैस नस, अगर वैस नस को ही यहां से अगर काट दे डॉक्टर, वैस नस को ही अगर काट दे, तो उसे हम कहते हैं वैस्कोटॉमी। उसे हम क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी। लेकिन यहां पे बात किसकी कर रहा है, अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी क्या है, एक ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, और ट्यूब को काट देना क्या कहलाएगा, आपका ट्यूबेकोटॉमी कहलाएगा। तो इसका ब विकल्प जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में पांचवा पार्ट कहता है कि मादा अंडे से निषेचन कहां होता है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि योनि मार्ग जो होती है वह केवल स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है और इसका कोई कार्य नहीं होता, तो ये तो आपका होगा नहीं। अंडाशय में आपका अंडा होता है, अंडाणु होता है, जो कि हर 26 से 28 दिन के बाद परिपक्व होता है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और मादा के जो अंडे का निषेचन होता है ना, वह उसी ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में, और जब उस ट्यूब को डॉक्टर काट के निकाल देता है तो उसमें निषेचन नहीं हो पाता और भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो ऑपरेशन में यही होता है कि उसके फैलोपियन नलिका में क्या होता, कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन, और फैलोपियन ट्यूब को निकाल देते हैं ट्यूबेकोटॉमी के द्वारा, तो वहां पे क्या होता है, फिर से भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। अगला है कि बीजाणु निर्माण। अब देखिए बीजाणु निर्माण क्या होता है, बीजाणु निर्माण ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई पेड़ पौधा है, पौधे में एक विशेष प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार का आवरण नुमा इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है, और यह विभिन्न अनुकूलन स्थिति प्राप्त करने के पश्चात यह जो आवरण नुमा जो आपकी झिल्ली है, यह क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इसमें विभिन्न जनन कोशिकाएं होती हैं जो कि बीज का निर्माण कर देती हैं और एक पौधे का क्या कर देती हैं, जन्म करती हैं। तो यहां से अगर इसके ऑप्शन को पढ़ें तो सूक्ष्म जीवों में तो होगा नहीं, सभी पौधों में, तो बिल्कुल सही बात है कि यह कहां होता है, सभी पौधों में आपकी कौन सी प्रक्रिया होती है, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 2 जो है, प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है कि रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। अब देखिए रिक्त स्थान में पहला इसका पार्ट है कि स्त्री केसर का फूला हुआ भाग, देखिए पुष्प के अंदर एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अब स्त्री केसर में ये जो फूला हुआ भाग है वह क्या होता है, आपका अंडाशय कहलाता है। तो इसका पहले में आप क्या भर लेंगे, पहले में आप भर लेंगे क्या, अंडाशय को पहले में भर लेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि अंडाशय का कार्य क्या होता है। तो अंडाशय का जो कार्य होता है वह क्या होता है, पौधों के अंदर जो परागण की क्रिया होती है वह कहां होती है,
अंडाशय में, तो यह क्या करता है, पौधे के बीज का निर्माण करता है। अंडाशय में क्या होता है, परागण, और परागण के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो यहां पे लिख लेंगे आप, क्या भर देंगे, यहां पे आप भर लेंगे क्या, बीज का निर्माण होता है। तीसरा है कि हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया, तो हाइड्रा में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है, मुकुलन के द्वारा होती है। वह किसके द्वारा होती है, मुकुलन। अब मुकुलन क्या है कि किसी भी जीव का एक अंग विशेष प्रकार का क्या हो जाता है, कोई भी जीव दो भागों में क्या होता है, टूट जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा वह एक जीव की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में भी वही होता है कि जब उसमें कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो हाइड्रा दो भागों में क्या करता है, इस प्रकार से दो भागों में इस प्रकार से वृद्धि होकर के क्या करता है, टूट जाता है, और एक दोनों भाग उसका क्या हो जाता है, एक जीव की भांति व्यवहार करता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अगला है कि अगला आपका है चौथा पार्ट कि वयस्क होने पर 28 दिन में क्या उत्सर्जित होते हैं। तो वयस्क होने पर जब फीमेल्स जब क्या होती हैं, वयस्क होती हैं, तो हर एक 26 से 28 दिन पर उनका एक अंडा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि वयस्क होने पर 28 दिन में अंडा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अब अगला पांचवा पार्ट है कि मादा और गर्भस्थ शिशु के मध्य जैविक संबंध बनाए रखने वाले उत्तक को हम क्या कहते हैं, जो जैविक संबंध जो इनके मध्य जो बनाया रखता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। तो इसमें आप क्या भर लेंगे, गर्भनाल भर लेंगे। अगला आपका है छठा पार्ट कि नर जनन कोशिकाओं के शुक्राणुओं को जो किसमें बनते हैं, कहाँ बनते हैं, जो नर जनन के जो शुक्राणु होते हैं वह कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। तो यहाँ आप क्या भर लेंगे, टेस्टिस। यहाँ क्या भर लेंगे आप, टेस्टिस भर लेंगे। वह कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 आपका जो है, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 है कि क्या आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है। इन सब का ज्ञान तो हर एक प्राणी को होना अत्यंत आवश्यक है ही, तो इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए आंवल जो है ना, आंवल को हम कहते हैं गर्भनाल। जैसे जो बच्चा होता है तो उसकी जो नाभि होती है, नाभि जो होती है वही क्या होती है, गर्भनाल होती है, उसी को कहते हैं हम आंवल। तो उत्तर पढ़िएगा कि गर्भनाल को हम क्या कहते हैं, आंवल कहते हैं। और भ्रूण में पल रहे शिशु को भोजन, रक्त और सुरक्षा, भोजन, रक्त और अन्य बाह्य रोगों से सुरक्षा जो करता है वह किसके द्वारा होता है, आंवल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गर्भनाल के द्वारा होता है। तो इसी गर्भनाल इन सब की जो सुरक्षा है, भोजन, रक्त और सुरक्षा, इसी गर्भनाल से उसकी माता से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसलिए गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए आंवल क्या है, अनिवार्य है। क्योंकि बच्चे को जो भी चाहिए होता है वह इसी आंवल के द्वारा क्या होता है, मिलता है। अगला आपका है निषेचन की प्रक्रिया में नर एवं मादा की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहली चीज कि निषेचन की प्रक्रिया में जो नर का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, और मादा का जो अंडाणु होता है यानी कि ओवम होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का आपस में क्या होता है, मिलन होता है। और जब मिलन के फलस्वरूप इनमें क्रियाविधि होती है तो उससे क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है, आपका युग्मनज बनता है। इसलिए और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो चूंकि निषेचन में आपके नर की भी जरूरत होती है और मादा की भी जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं दोनों के मिलन के फलस्वरूप आपका क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसलिए नर एवं मादा का दोनों का होना क्या है, जरूरी है। दोनों के सहयोग से ही यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 5 है, कहता है वृद्धि और परिवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो वृद्धि का मतलब आप सब जानते हैं कि जैसे जो शिशु रहता है वह क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, बड़ा होता है। जो भी आपका शिशु होता है वह धीरे धीरे करके क्या होता है, बड़ा होता जाता है समय के साथ। तो यह उसकी क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, परिवर्धन की, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे का मुंह है और जो बच्चे का हाथ है, बच्चे का हाथ और क्या, बच्चे का मुंह, इसमें देखिए कि हाथ उसका अलग अनुपात में बढ़ता है और मुंह उसका अलग अनुपात में बढ़ता है, पैर उसका अलग अनुपात में बढ़ता है और बाकी शरीर उसका अलग अनुपात में बढ़ता है। भाई अगर आपके जितना मात्रा में जितना उसका हाथ बढ़ रहा है, अगर उतनी ही उसका मुंह बढ़ने लगे, तब तो वह बिल्कुल राक्षस हो जाएगा ना, उसका मुंह अत्यंत बड़ा हो जाएगा। तो
उसमें उसके शरीर में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि प्रत्येक अंग अपने एक निश्चित अनुपात में बढ़ेंगे और उस निश्चित अनुपात में बढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका परिवर्धन कहलाता है। आप परिभाषा को पढ़ करके इसका उत्तर देख लीजिएगा। अगला है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। आइए इनको हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है आपके। तो देखिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि गर्भावस्था में आंतरिक माह में यानी आरंभिक माह में शुरुआत में अपने दैनिक कार्यों को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि वे शारीरिक कष्ट में न हो। ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए जो शरीर पर क्या हो मतलब काफी वैसा कार्य हो, भारी कार्य हो, तो ऐसे कार्यों से उनको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। प्रथम गर्भावस्था में जो मिचलापन या वमन यानी कि जो उल्टी इत्यादि की जो समस्या आती है, इसका बुरा असर न पड़े इसलिए भोजन इत्यादि पर क्या करना चाहिए, नियमित तौर पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका कि गर्भावस्था में मादक पदार्थ का तो किसी भी प्रकार से सेवन आपको नहीं ही करना चाहिए और गर्भवती के लिए स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की जो होती है पर्याप्त मात्रा उसको चाहिए होता है, क्योंकि देखिए बच्चा जब स्वस्थ वायु पाएगा, स्वस्थ ऑक्सीजन लेगा, तभी उसके शरीर का स्वस्थ निर्माण हो सकेगा। और सूर्य देव यानी सूर्य के प्रकाश की उसमें अगर अच्छी मात्रा रहेगी तभी जाकर के उसकी हड्डियां इत्यादि मजबूत होंगी। देखिए पहले क्या होता था कि पहले की जो महिलाएं थी अपने बच्चों को खेत के मेढ़ों पे रख करके काम करती रह जाती थी दिन भर और बच्चा वह धूप में पड़ा पड़ा धूप लेता रहता था। तो उस टाइम क्या होता था कि जब बच्चा तैयार होता था, परिपक्व होता था, तो वह कितनी लाठियां अपने हाथ पे सह लेता था, हाथ उसका कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे आपके थोड़े से कुर्सी पर से भी लुढ़क गए तो हाथ उनका क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य की जो प्रकाश है उसमें आपकी विटामिन डी मिलती है जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है। व्यायाम वगैरह उनको जो भी व्यायाम गर्भवती महिलाओं के लिए होता है उसको नियमित रूप से करना चाहिए, यह भी एक सत्य है। उनको टाइम टाइम पर चेकअप भी कराते रहना चाहिए, आयरन इत्यादि की मात्रा उनमें कम तो नहीं है। और गर्भवती स्त्री को भोजन पर तो अति विशेष ध्यान देना चाहिए और गर्भवती स्त्री को सामान्य नींद से थोड़ा सा अधिक विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए इन बातों को आप सुन लिए, आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, जो चीज आपको आ रहा है, जिस भाषा में आ रहा है, बिल्कुल आप उसी भाषा में उत्तर दें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगला देखिए जो है इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी लिख लीजिएगा। यह बड़े अंकों में आता है कि पुष्प का चित्र बनाकर नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाइए। मैंने पुष्प के बारे में जितनी भी कुछ होती हैं मैंने इसमें सब कुछ इंक्रीज किया है, आप इसको बिल्कुल पढ़ लेंगे। आइए मैं थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। इन सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आप बकायदे नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। देखिए यह पुष्प की आपकी क्या है, बाहरी संरचना है। एक यह पुष्प है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा है, कैसा बना है। तो यह देखिए पुष्प की संरचना है। ये देखिए जो पुष्प के अंदर इस प्रकार की पंखुड़ियां जो पाई जाती हैं, इस प्रकार की जो पंखुड़ियां जो कि आपको हरे रंग की दिखेंगी। जब आपका पुष्प कली रहेगा तो उस कली को ये क्या कर किए रहती है, बाहर से उस कली को क्या किए होती है, ये ढकी होती है। बाहर से उस कली को क्या की रहती है, ये ढकी होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, वाह्यदल पुंज। और देखिए उसके बाद जब पुष्प का ये जो बाहरी आवरण ये सब जो आता है, पुष्प रहता है आपका लाल पीले रंग का, गुड़हल का फूल देखे होंगे तो जो लाल रंगों का इस प्रकार का जो आवरण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दलपुंज। इसे हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और उसके आंतरिक भाग में एक इस प्रकार का जो भाग होता है, यह आपका क्या है, जयांग है। जयांग यानी कि पुष्प के अंदर जो स्त्री वाला पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, जयांग। और इस प्रकार के कुछ डंटल, फिलामेंट वगैरह इत्यादि आपको देखने को मिलते होंगे। वह क्या होता है, उसमें पुमंग होता है जो कि पुरुष का मेल पार्ट होता है, सॉरी पुष्प का जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुमंग। और पुष्प का जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जयांग। अब आइए इनके एक एक थोड़ा सा मैं इनको भी डिस्कस कर लूं। यह देखिए जो पुष्प है, दूसरी चीज की आप ये समझ लीजिए कि जो पुष्प होता है ना, वह पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और यही पुष्प के ही द्वारा पौधों के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया होती है। देखिए ये जो आपने देखा ना, यह पुष्प का जो जयांग है वह जयांग वाला भाग है। जयांग में देखिए 3 पार्ट होता है। ये जो निचला पार्ट होता है ये तो आपका क्या है, पेडिकल है। और इसका जो ये गोल वाला भाग जो उभरा हुआ भाग है वह क्या है, आपका ओवरी है। और यहाँ पे ये वाला जो भाग है यह क्या है, स्टाइल है। और ऊपरी ये वाला भाग जो है वह क्या है, आपका स्टिग्मा है। अब देखिए जो स्टिग्मा होता है ना, इसी के द्वारा जो
परागण की क्रिया होती है वह सबसे प्रथम चरण में इसी में क्या होती है, प्रवेश होती है, और स्टाइल से होता हुआ जो पराग कण है वह कहाँ पहुंचता है, आपके ओवरी में पहुंचता है, और ओवरी के अंदर ही बीज का क्या होता है, निर्माण होता है। लैंग्वेज में ये सब सारी बातें लिखी हैं, आप सीक्वेंस से पढ़ लेंगे। और जो उसका पुरुष भाग होता है पौधे का वह ये होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका फिलामेंट, ये जो डंडल है यह क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। और ये जो बीज जैसी ये संरचना आपको दिख रही है ना, यह क्या है, आपका एंथर है। बीज जैसी जो संरचना दिख रही है यह क्या है, आपका एंथर है। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे कण इस प्रकार से दिख रहे हैं यह क्या है, पोलन ग्रेन है। और यही पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पौधों के अंदर जो परागण की क्रिया है उसे क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं। यही पोलन ग्रेन पौधे के कहाँ पहुंचते हैं, पौधे के ऊपरी भाग सबसे, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, उसमें पहुंचते हैं। और जैसे ही पोलन ग्रेन यह अंडाशय में जाता है उसके पौधे के पुष्प के अंडाणुओं के साथ क्या होता है, निषेचन करके परागण की क्रिया को संपन्न कराता है। तो ये पौधे का कुछ भाग रहा जिसके बारे में आप लिख लेंगे और इन चित्रों को देख लेंगे। आप अगर परीक्षा में आता है तो चित्र सहित बिल्कुल आप बना दीजिएगा। अब अगला देखिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में आता है कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। आइए अंतर को देखते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। एक तरफ आप डाल लीजिएगा लैंगिक प्रजनन, दूसरी तरफ आप डाल लेंगे अलैंगिक प्रजनन। देखिए लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें 2 प्रजनन करने वाले जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और जो कि अलैंगिक प्रजनन जो आपका होता है उसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। और इसमें नर एवं मादा के मिलन से जो बनता है किसका निर्माण होता है, युग्मकों का। लेकिन इसमें नर एवं मादा होते नहीं है, तो इसमें कोई युग्मक नहीं होता, डायरेक्ट परागण की क्रिया इसमें होती है। इसमें जनक से संतति का निर्माण धीमी प्रक्रिया से होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब गर्भ में जब कोई भ्रूण पल रहा होता है, कोई बच्चा पल रहा होता है, तो उसकी एक निश्चित अवधि होती है, वह काफी समय के बाद बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया को देखता है। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं होता। जैसे ही परागकण पोलन ग्रेन में जाते हैं, पोलन ग्रेन जो है वो जैसे ही उसमें जाते हैं आपके स्टिग्मा में, तुरंत ही क्या करते हैं, निषेचन क्रिया कर लेते हैं। और यह बहुत कम समय में ही क्या करता है, बीज का निर्माण कर लेता है। अगला है कि युग्मकों के द्वारा इसमें क्या होता है, हमेशा जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें हमेशा कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों होता है अलैंगिक प्रजनन में। और इसमें विकास की संभावना अधिक रहती है और इसमें विकास की संभावना कम रहती है, क्योंकि इसमें देखिए नर मेल एवं फीमेल दोनों की भूमिका रहती है, इसलिए दोनों के गुण आ जाते हैं। जबकि इसमें केवल एक की भूमिका रहती है, इसलिए केवल एक के ही गुण आ पाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें अंतर आप स्पष्ट कर लेंगे। अगला आपका यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माहवारी क्या है और इस पर मादा शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए माहवारी क्या है कि जब मादा यानी कि फीमेल जब परिपक्व होती है तो उसके अंडाशय से एक अंडा हर एक 26 से 28 दिन के बाद परिपक्व होता है। और जो गर्भाशय की दीवारें होती है, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वह क्या हो जाती है, श्लेष्मा युक्त और मोटी हो जाती हैं। और स्पर्म का क्या करती हैं, वेट करती हैं। लेकिन जब उन्हें स्पर्म नहीं मिलता है तो वह क्या करती है, वह श्लेष्मा युक्त दीवारें टूट जाती हैं और जो अंडा आपका परिपक्व हुआ रहता है वह अंडा आपका फूट जाता है, जो कि आपके किसमें, रक्त के रूप में क्या होता है, उसका स्राव होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, माहवारी से। और यह क्रिया लगभग 3 से 4 दिन तक हर एक फीमेल के अंदर चलती है। यही क्या है, आपकी माहवारी है। और इससे मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यानी कि उससे आपके मादा की यानी कि फीमेल की मां बनने की जो गुण होता है वह उसके अंदर यानी गर्भधारण की क्षमता क्या होती है, आ जाती है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अब देखिए समझाना है आपको संक्षेप में, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी 1-2 नंबर का, आप देख लीजिएगा। विखंडन जो होता है कि जब कोई जीव का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब कोई जीव 2 भागों में टूट जाता है। जैसे अगर आपका यह कोई जीव है, जैसे मान लेते हैं कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे यह एक छोटा सा जीव है, इसके अंदर जब कोशिका विभाजन के फलस्वरूप यह क्या होता है, बड़ा होता जाता है। और जैसे बड़ा होता जाता है इसके बीच का भाग क्या हो जाता है, पिचकने लगता है। और बीच का भाग पिचक करके क्या हो जाता है, टूट जाता है, पिचक करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और यह एक कोशिका इधर एक कोशिका इधर 2 कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, आपकी विखंडन कहलाती है। प्रायः यह क्रिया जो अमीबा, पैरामीशियम और परजीवी में होता है। परजीवी यानी कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे आपका क्या, जैसे जो आपकी गाय होती है, गाय के ऊपर किलनी
किलनी वगैरह इत्यादि क्या होती हैं उसके शरीर में चिपकी होती हैं, जो कि गाय के खून को चूस करके अपना भरण पोषण करती हैं। तो परजीवी यानी कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, तो ऐसे में क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया इन सब में होती है। अगला क्या है, मुकुलन। अब देखिए मुकुलन यानी कि बडिंग, या क्या होता है कि किसी जीव का बाहरी शरीर, बाहरी भाग, किसी जीव के बाहरी शरीर भाग, जैसे अगर एक पेड़ हो गया, मान लीजिए यह पेड़ आपका हो गया, और इस पेड़ के अंदर होता क्या है आपका कि जैसे यह आपका पेड़ हो गया, इसका कोई भाग एक तना जो है क्या होता है, काफी मात्रा में बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, और किसी कारणवश यह तना क्या हो जाता है, टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है, और गिरने के पश्चात ये एक नए पेड़ का क्या हो जाता है, निर्माण कर लेता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी मुकुलन कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रायः हाइड्रा और ईस्ट इत्यादि में होती है कि कोई भी बाहरी अंग क्या हो जाता है, उसका बड़ा हो जाता है, और वह बाहरी अंग उसके शरीर से अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। अगला है आपका पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन। अब देखिए पुनरुद्ध भवन क्या होती है कि किसी भी कारण से होता क्या है कि किसी भी जीव का शरीर दो टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और दोनों टुकड़ा क्या हो जाता है, आपका एक जीव की भांति व्यवहार करता है। यह प्लेनेरिया और हाइड्रा इत्यादि में होता है। देखिए हाइड्रा में आपका पुनरुद्ध भवन की भी प्रक्रिया होती है और मुकुलन की भी प्रक्रिया होती है, तो इससे आप भ्रमित नहीं होंगे। अगर आपको ऑप्शन में हाइड्रा रहेगा तो पुनरुद्ध भवन या आपका मुकुलन, दो में से कोई भी ऑप्शन दिखेगा उसके साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल आपका सही होगा। अगला है आपका बीजाणु निर्माण। प्रायः यह पौधों में होता है, और बीजाणु निर्माण यह क्या होता है, वही मैंने जैसे बताया कि किसी भी पौधों में क्या होता है कि एक किसका निर्माण, आवरण युक्त कोशिका का निर्माण हो जाता है, किसी आवरण का निर्माण हो जाता है, और वह जब अनुकूलित समय के साथ क्या हो जाता है, यह आवरण फट जाता है, और इसमें पर्याप्त मात्रा में जनन कोशिकाएं होती हैं, जो एक नए बीजाणु, नए जीव का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। प्रायः यह जीवाणु, कवक और राइजोपस इत्यादि में क्या होता है, यह क्रिया पाई जाती है। अगला है आपका वर्धी प्रजनन। तो जो आपका वर्धी प्रजनन है ना, वर्धी प्रजनन क्या होता है कि ऐसे जीव, ऐसे वनस्पतियां जिसमें आपके बीज नहीं पाए जाते हैं, जनन कोशिका नहीं पाई जाती, उसके अंदर क्या होता है, वर्धी प्रजनन। जैसे आपने गुलाब के पौधे को देखा होगा कि उस गुलाब के पौधे में बीज नहीं होते। केला में आप देखा होगा कि उसमें बीज नहीं होते, उसके हम क्या करते हैं, कलम को लगाते हैं, गुलाब के कलम को लगाते हैं, और केले के जड़ को लगाते हैं। आलू में आपका आलू के बीज आप देखे हैं कभी, आलू का बीज नहीं होता, उसके कंद को ही हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये सब क्रिया क्या कहलाती है, आपकी वर्धी प्रजनन कहलाती है। कलम लगाना इसका एक क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इस प्रकार से इस स्लाइड के संपूर्ण सवाल आपके समाप्त होते हैं। एक प्यारा सा कमेंट आप इससे संबंधित जरूर करें, और अपनी राय इस में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।